Hello everyone, I am Gul Mehak and I welcome you all to this week's free YouTube initiative for polity with respect to your mains examination. Firstly, I am hoping that all of you who are watching this lecture finally crack your prelims examination and we prepare for the mains examination together. देखिए, I would like to take a few minutes of your time to discuss strategy with respect to polity and governance before we move to the question that we discuss. देखिए, पॉलिटी से रिलेटेड या एथिक्स से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपकी मेंस की जो स्ट्रैटेजी है वो लगभग जो है सिमिलर लाइंस पर होती है। उसमें आपको क्या करना है, फर्स्टली तो जो है आप अपना स्केड्यूल ऐसे बनाइए कि आप डेडिकेटेडली सम पार्ट ऑफ योर डे जो है आप अपने जीएस को ज़रूर से दीजिए। ऐसा ना हो कि कुछ फर्स्ट 1 मंथ जो है आप डेडिकेटेडली अपने ऑप्शनल को दो, क्योंकि वो जो है एक बैलेंस प्रिपरेशन नहीं है। तो फर्स्टली तो जो है हमें हमारी प्रिपरेशन जो है बैलेंस्ड रखनी है। दूसरा, जब हम बात करते हैं पॉलिटी के लिए या अदर सब्जेक्ट्स के लिए जीएस में आपको कैसे अप्रोच करना है, देखिए क्वेश्चन जो आएगा ना, जो भी टॉपिक रेलेवेंट करंट अफेयर्स में होगा उसके बैकड्रॉप में स्टैटिक क्वेश्चन जो है या कुछ जो स्टैटिक डिबेट्स है उसको पूछा जाता है, राइट। तो इसीलिए जो है हमें क्या करना है कि जैसे हमारा जो पेड कोर्स है वहाँ पर या यहाँ पर हमारे यूट्यूब पे जितने भी हम फ्री कोर्सेज में आपको टॉपिक्स डिस्कस करवाएंगे थ्रू द मीडियम ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे ही जो है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जो मेंस दे रहे हैं जिस भी ग्रुप में आप हैं उसके अंदर जो है आपको क्या करना है, आपको बेसिकली टॉपिक्स का लिस्ट बना लेना है। मैंने जब भी अपना मेंस क्वालिफाई किया इन 2016 एंड इन 2018, मैंने जो अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, क्योंकि मेरे पॉलिटी में जो है मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, इट वाज 118 इन बोथ अटेम्प्ट्स, 118 122, तो उसमें जो है एक स्ट्रैटेजी जो थी मेरी जीएस में वो बहुत क्लियर रहती थी। मैं क्या करती थी, मैं अपनी एक नोटबुक बना लेती थी और नोटबुक में जो है मैं क्वेश्चंस लिखती रहती थी जो मुझे जो है एंड में खत्म करके जाने हैं। तो रोज का जो है मैं जीएस के हर सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन उसमें लिख लेती और मेरा एक फ्रेंड्स का ग्रुप था जहां पर जो है हम जो बेस्ट आंसर होता है सबके आंसर्स को कलेक्ट करके वो जो है अपनी अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं। इससे क्या था, जब मुझे एंड में रिवाइज करना था तो मेरे पास सारे टॉपिक्स थे और सारे टॉपिक्स का फॉर्डर मटेरियल था जो कि बहुत वेल रिसर्च था, जिसमें मेरे पास फैक्ट्स थे, जिसमें मेरे पास एग्जाम्पल्स थे, जिसमें मेरे पास रेलेवेंट स्कीम्स थी जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हुए हैं, क्योंकि आई थिंक ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ही जो है ज़रूरी होता है। और साथ ही में मैंने जो है यहाँ पे रेलेवेंट डायग्राम्स भी जो है वो भी डाल दिए थे, राइट। तो इसीलिए इससे क्या हो जाता है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स बन जाता है। तो ये जो है आपका एक्चुअली में रामबाण होता है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। एंड आई वॉज वेरी लकी बिकॉज इन 2016 का अटेम्प्ट वो मेरा फर्स्ट मेंस का अटेम्प्ट था और उसी में ही जो है मेरे जो 2 क्वेश्चंस आए थे ऐसे में वो डायरेक्टली जो मेरी नोटबुक मैंने प्रिपेयर की हुई थी उसी में से आ गए थे। एक इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्यूनल पर आ गया था, एक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। तो इसीलिए जो है मुझे बहुत बेनिफिट हो गया था। आई थिंक दूसरा जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर क्वेश्चन था, तो इसीलिए जो है आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप ऐसे कर लेंगे। साथ ही साथ क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो हम क्या करते थे अपने जो मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप था, हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है जरूर करते पर सब्जेक्ट। इससे क्या होता, उसका हम सिर्फ स्ट्रक्चर आंसर्स में लिख लेते, तो उससे भी जो है हमें काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिल गई थी। तो आई वुड ऑल्सो वॉन्ट कि आप जो है कुछ भी इसी लाइन्स पर जो है अपने हिसाब से बेस्ड ऑन योर मॉडिफिकेशंस जो है आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, राइट। सो दिस वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन जनरल मेंस का प्रिपरेशन का अप्रोच। अब बात करते हैं कि हम जो है आज क्या करने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा YouTube वाला फ्री इनिशिएटिव है उसमें जो है हम अप्रोक्सीमेटली पॉलिटी एंड गवर्नेंस के विद रिस्पेक्ट टू 40 क्वेश्चंस जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे टिल योर मेंस एग्जामिनेशन। देखिए, मेरा यहाँ पर अप्रोच सिर्फ ये रहेगा कि मैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आऊँ जिसमें मुझे लगता है क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो सिर्फ लास्ट 1 ईयर में नहीं बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव लास्ट 1 to 2 ईयर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूज़ में है, राइट। तो इसीलिए विदाउट अ डो लेट अस बिगिन द फर्स्ट लेक्चर। पहले इसके बारे में बात करेंगे और बाकी जो एंसिलरी जो हमारे कोर्सेज हैं फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ द यूट्यूब फ्री इनिशिएटिव, और इसमें जो पहला हमारा टॉपिक मैंने पिक किया है वो है फिस्कल फेडरलिज्म। देखिए, फिस्कल फेडरलिज्म पर जो है आपको आर्टिकल हमारे जो प्राइमरी सोर्सेज हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB, उसमें जो है आपको लगभग ऑलमोस्ट एवरी अदर डे जो है मिल जाएगा। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी, इसका पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो सब कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। नाउ बिफोर आई बिगिन विद द क्वेश्चन, 3 चीजें जो आपको अपनी क्वेश्चन में ध्यान रखनी होती हैं वो ये होती हैं, पहली बात तो कि आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो। तो जब आप पेपर लिखोगे तो आपको 3 to 4 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें से 30 सेकेंड्स to 1 मिनट में जो है आपको अपने माइंड में स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर में क्या गलतियां होती है मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करते करते बताऊंगी। सेकेंड जो आ जाता है कंटेंट, कि हमारा जो कंटेंट है वो क्वेश्चन में वो जो है हमें आता हो।
राइट। तीसरा हो जाता है सेम चीज की प्रेजेंटेशन। देखिए जब मैंने 2016 में अटेम्प्ट दिया वर्सेस जब मैंने 2018 में अटेम्प्ट दिया तो मेरे 35 मार्क्स का जो है डिफरेंस था। दोनों ही अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई हुआ था, लेकिन डिफरेंस ऐसे था कि जो मेरा 2016 का अटेम्प्ट था वहां पे क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे प्रेजेंटेशन जो है नहीं आती थी। ना तो मैंने कई डायग्राम्स बनाए थे और ना ही मैंने कहीं अंडरलाइन किया था, ना ही जो है मैंने कुछ चीज़ों को बोल्ड में लिखा था। तो अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली जो है आपकी प्रेजेंटेशन भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो है दिलवा सकती है, क्योंकि एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाता है कि इस बच्चे को ये बात आती है। तो अब जो आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसमें भी जो है मैंने प्रेजेंटेशन उसी तरह से रखा हुआ है ताकि आपको एक आइडिया हो कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। चलिए ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन इन हैंड के बारे में। सो दिस वाज ऑल योर जनरल डेटा व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू बिफोर वी स्टार्टेड द प्रिपरेशन। चलिए, so now the topic is fiscal federalism. Question कह रहा है that while fiscal federalism has a long history in India, it has not been followed in letter and spirit. मतलब ये कि जो फिस्कल फेडरलिज्म है काफी टाइम से जो है इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टैब्लिश्ड होने के बावजूद भी क्या है लेटर एंड स्पिरिट में जो है ये फॉलो नहीं हो पा रहा। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स, यहां पर बोल रहे हैं डिस्कस कीजिए, डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू इंप्रूव इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो देखिए जो बच्चा फर्स्ट टाइम लिख रहा है, पहली बात तो आपको ये नोट करना है कि क्वेश्चन जो है यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा। काफी बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहली लाइन देखते हैं, सोचते हैं ये तो कॉन्टेक्स्ट है, छोड़ देते हैं और नेक्स्ट लाइन से जो है अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, सीधा स्टेप्स बताते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं और चले जाते हैं। तो इससे जो है आप बेसिकली जो है अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पहले 3 से 4 मार्क्स जो है आपकी फर्स्ट लाइन के लिए भी हैं। फर्स्ट लाइन का भी जो है रेलेवेंस है, ऐसे ही नहीं लिख दिया है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसको, राइट। तो अब जो मुझे आंसर बताना है तो उसका पहले मैं बात करूंगी इंट्रोडक्शन के बारे में। तो व्हाट विल बी द इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन में वो बोल रहा है कि व्हाइल फिस्कल फेडरलिज्म हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया, इट हैज नॉट बीन फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। तो पहले तो मुझे क्लियर होना चाहिए जी फेडरलिज्म क्या है, फिर मुझे पता होना चाहिए फिस्कल फेडरलिज्म क्या है। तो व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म हम सब जानते हैं, जहां पर सेंटर होता है उसके नीचे रीजनल यूनिट्स होती है स्टेट, ये दोनों अपनी इंडिविजुअल स्फेयर में काम करते हैं, मतलब इनके जो इंडिविजुअल लिस्ट हैं ये उस पे काम करते हैं। और ये पावर कौन डिवाइड करता है बिटवीन सेंटर एंड द रीजनल यूनिट? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनको सेपरेट स्फेयर में काम करने के लिए जो है पावर देता है। अंडरस्टूड? तो ये तो होता है फेडरलिज्म। नाउ व्हाट इज फिस्कल फेडरलिज्म? तो मेरा जो आंसर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा एक्सप्लेनिंग इन वन लाइन व्हाट इज फिस्कल फेडरलिज्म, राइट। तो मैं अपने आंसर में जो है यहां से ही स्टार्ट करूंगी। देखिए कि फिस्कल फेडरलिज्म जो है वो रेफर करता है टू शेयरिंग ऑफ पावर रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अ कंट्री। जब हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज के डिवीजन के बारे में बात करते हैं, यहां पर जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिवाइड होते हैं तो यहां पर हम उसको क्या बोलते हैं? फिस्कल फेडरलिज्म बोलते हैं। अब उसने बोला है while fiscal federalism has a long history in India, तो मैं यहां पर एक लाइन में जो है या 1 से 2 लाइंस में जो है जरूर से बताना चाहूंगी कैसे जो है फिस्कल फेडरलिज्म हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया, क्योंकि अगर उसने वो लाइन लिखी है उसका भी कोई रेलेवेंस है। तो यहां पर अगेन जब मैं आंसर पे जाती हूं तो मैंने काफी ज्यादा चीजें डिटेल में दी हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको फॉर्डर दूंगी 200 वर्ड्स का तभी आपके पास एग्जाम में जो है 100 वर्ड्स का फॉर्डर रह जाएगा। और जो टॉपिक है जैसे कि फिस्कल फेडरलिज्म, ये सिर्फ GS2 में इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, ये आपके एसए पेपर में भी जो है पूछा जा सकता है, राइट। तो यहां पर जो है क्विकली देख लेते क्या है लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। तो देखिए ड्यूरिंग चोलास विलेज कमिटीज को एम्पावर किया था कि वो जो है अपना रेवेन्यूज यूज कर सकते हैं फॉर मेंटेनेंस। ब्रिटिश रूल के टाइम पे प्रेसिडेंसीज लाइक मद्रास, बॉम्बे को दी गई थी पावर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स जो हैं वो भी क्या हो गए थे? डिवाइड हो गए थे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या करती है? वो करती है कि जो एक्ट है वो रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस जो है ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको डिस्टिंक्ट कर देती है फ्रॉम दैट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। साथ ही साथ वो 3 लिस्ट भी इंट्रोड्यूस करती है, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट।
अब अगर बात करें सिंस इंडिपेंडेंस, तो फिस्कल फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है। आर्टिकल 268 टू आर्टिकल 293 अंडर पार्ट 12 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। काफी ज्यादा एलोंगेटेड दिया हुआ है, लेकिन उसका सिर्फ एक रीजन है कि आपके पास फॉर्डर मटेरियल हो। अगर मुझे ये आंसर को अपने आंसर में लिखना है, अपने एक्चुअल आंसर में लिखना है, तो मैं बस जो है यहां से स्टार्ट करूंगी कि ड्यूरिंग चोलास की एक लाइन, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बता दूंगी कि उन्होंने जो है फाइनेंसेस को डिस्टिंक्ट कर दिया था फॉर प्रोविंसेस एंड द सेंटर। फिर उसके बाद बता दूंगी एक लाइन में इंडिपेंडेंस के बाद का ये लाइन। तो यहां से जो है विद इन 2 to 3 लाइंस जो है मेरा क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसके बाद जो है इंट्रोडक्शन में एक और चीज है कि यहां पर वो बोल रहे हैं कि वाइल फिस्कल फेडरलिज्म जो है has a long history in India, it has not been followed in letter and spirit। तो मैं अपनी बॉडी में जो है ये वाली बात को जो है डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करूंगी कि कैसे दो लॉन्ग हिस्ट्री है, लेकिन जो है इट हैज नॉट बीन फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको डेटा दिया हुआ है, आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अमेंडमेंट्स दी हुई हैं, वो सिर्फ इसीलिए ताकि जो है आप इसका पीडीएफ पढ़े तो आपको ऐसे पेपर में भी काम आ जाए, और GS2 में काफी बार जो है काफी डिफरेंट जगह पर जो है ये सारा डेटा आपका यूज हो जाएगा। तो चलिए कैसे जो है फिस्कल फेडरलिज्म स्पिरिट में फॉलो नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन एक पूरी कैसी बॉडी थी जो कि इंजेक्ट कर रही थी सेंट्रलाइजिंग डिपेंडेंस, टॉप टू डाउन अप्रोच थी, राइट। उसी के साथ साथ 7th शेड्यूल, तो देखिए 7th शेड्यूल ने क्या कर दिया, इसने लिस्ट में तो डिवाइड कर दिया, लेकिन जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हम देखते हैं कि जो विद टाइम जो स्टेट सब्जेक्ट की लिस्ट थी वो छोटी होती गई, और विजावी जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट की लिस्ट थी वो इंक्रीज हो गई। और यहां पर जो है मैंने एक रेलेवेंट एग्जांपल दे दिया, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसने शिफ्ट किया द सब्जेक्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। ये आप किसी भी आंसर में जो है यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज है, वो है इंक्रोचमेंट बाय एंटाइटलमेंट ड्रिवन लेजिस्लेशंस। व्हाट आर एंटाइटलमेंट ड्रिवन लेजिस्लेशंस? देखिए जैसे हमारे पास एक्ट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिनका फ्रेमवर्क दिया है, फॉर इंस्टेंस द नरेगा एक्ट, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, साथ ही साथ NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब ये सारे सब्जेक्ट्स थे स्टेट के अंडर, राइट। तो फिस्कल अथॉरिटी किसकी बनती थी? स्टेट की बनती थी। लेकिन यहां पर भी क्या नजर आ रहा है कि जो सेंटर है वो डोमेन ऑफ सब नेशनल गवर्नमेंट, मतलब कि डोमेन ऑफ स्टेट में जो है इंटरफेयर कर रहा है। इसी के साथ साथ आर्टिकल 282, देखिए व्हाट इज आर्टिकल 282 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर भी जो है आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, GS2 में भी GS3 में भी। तो देखिए जो आर्टिकल 282 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बोलता है कि जो यूनियन है या जो स्टेट है, दे मे मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पस नॉट विथ स्टैंडिंग, कि वो जो पर्पस है इज विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो है एज द केस में भी मे मेक लॉज। तो बेसिकली ये पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को टू मेक लॉज इन पब्लिक इंटरेस्ट, राइट। तो अब इसके अंडर क्या हुआ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आ गई, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आने से क्या हुआ, टाइड ग्रांट्स आने लग गई, और साथ ही साथ क्या हुआ, इनहिबिट किया इसने स्टेट्स को from exercising policy priority over subjects that are constitutionally within the legislative and the executive domain of the states. Am I clear? और क्या है, देखिए सेसेस एंड सरचार्ज। तो जैसे हम देख रहे हैं, अगर मैं आपसे बात करूं 2020 से 2021 में, तो जो सेसेस एंड सरचार्ज हैं, जिससे ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंटर जो सेसेस एंड सरचार्ज से आ रहा है वो कितना हो गया, डबल हो गया टू 19.9% फ्रॉम 10.4% 10 years ago। तो मतलब सेसेस एंड सरचार्जेस देखिए ये डिविजिबल पूल में नहीं आते, वो सिर्फ सेंटर के पास जाते हैं, और उन्हीं को जो है उन्हीं की जो लागत है उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। हर चीज पर क्या लग रहा है, सेस लग रहा है या सरचार्ज लग रहा है। तो जो डिविजिबल पूल से स्टेट को पैसे आने थे वो क्या हो रहे हैं, विजावी वो कम हो रहे हैं। फिर साथ में बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। देखिए ऑन द आउटसाइड तो ऐसे लगता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो फिस्कल फेडरलिज्म को स्ट्रांग करता है, राइट। ये तो बेसिकली वन नेशन वन मार्केट बनाता है, और GST काउंसिल भी बनाया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन्वॉल्विंग द सेंटर एंड द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 279A क्लॉज 1। However, issue क्या है on the flip side कि states have lost the autonomy to decide tax rates of subjects that fall within the state list।
प्रीवियसली क्या होता था, जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो फिक्स करती थी टैक्स रेट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट कि स्टेट की स्पेंडिंग कितनी है, स्टेट को कितना टैक्स रिक्वायरमेंट है, रेवेन्यू बेस कितना है स्टेट का। लेकिन अभी क्या है, वो स्टेट जो है खुद से इंडिविजुअली अपने लिए जो है अपनी ग्राउंड लेवल कंडीशंस को जो है देखकर नहीं बना सकती। अगेन ये इतना बड़ा दिया हुआ है कि आपके ऐसे में भी जो है आपका फॉर्डर मटेरियल यूज हो जाए, GS2 GS3 में भी जो है यूज हो जाए। अगर मुझे इसको आंसर में लिखना होता तो मैं सिर्फ हेडिंग्स लिखती। रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन 7th शेड्यूल में मैं लिखती कि कॉन्करेंट लिस्ट से कैसे जो है सब्जेक्ट्स जो है विजावी इंक्रीज हो रहे हैं, और एक छोटा एग्जाम्पल देती। एंटाइटलमेंट ड्रिवन लेजिस्लेशन में जो मैंने ग्रीन में मार्क किया हुआ है बस वो बताती। आर्टिकल 282 में भी जो मैंने ब्लू में मार्क किया हुआ है बस वो बताती। सिमिलरली सेसेस एंड सरचार्ज और GST में एक एक लाइन बताती। राइट, एक लाइन भी नहीं, शायद कुछ शब्दों में ही बताती, एक दो पॉइंट्स को सिर्फ क्लब कर देती। ये जो है काफी वेल रिसर्च्ड आंसर है, और मेरा पर्पस भी यही है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर दे सकूं, ताकि जो है वो आपको सिर्फ GS2 में नहीं हर जगह पर हेल्प करे। लेकिन जब हमें आंसर्स लिखने हैं तब हमें क्या करना है, लिमिट में रहना है। और फैक्टफुली टेलिंग यू, इतने पॉइंट्स तो आपके माइंड में आते ही नहीं है, 3 से 4 पॉइंट्स आते हैं तो वो आराम से क्या हो जाता है, हमारे वर्ड लिमिट में जो है आ जाता है। राइट, इसके बाद बात करते हैं कि अब हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग। क्वेश्चन बोल रहा है डिस्कस द स्टेप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू इंप्रूव इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो कैसे जो है फिस्कल फेडरलिज्म को इंप्रूव किया जा सकता है। अब अगर आपने एक बार ऑलरेडी मेंस लिख दिया है, या अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग जब आपको डिस्कस में आनी चाहिए वो आपको क्या आनी चाहिए कि यहाँ पर अगर फिस्कल फेडरलिज्म पर बात हो रही है तो मैं क्या डाल सकता हूँ, मैं कमिटी बेस्ड रिकमेंडेशंस डेफिनेटली डाल सकती हूँ। अगर आपका माइंड जो है ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करके जो है आंसर्स को सर्च करने लग गया, स्ट्रक्चर अच्छे से बनाने लग गया, तो आपके जो है आंसर्स की क्वालिटी अपने आप ही बेटर हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कमिटीज का जो डेटा है वो सिर्फ मैंने पढ़ा है प्रीलिम्स में, या फिर 10 और लोगों ने पढ़ा है जिन्होंने लिखा है, पढ़ा सबने है तभी सबका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है। लेकिन क्या आप जो है वो रेलेवेंट नॉलेज से जो है बेटर कर सकते हैं अपना आंसर, वो उसकी प्रैक्टिस जो है हमें क्या करनी है, इनकलकेट करनी है। तो देखिए, व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू इंप्रूव फिस्कल फेडरलिज्म। पहले तो बोल रहे हैं कि रीड्रॉ करिए कंटूर्स ऑफ द 7th शेड्यूल। राइट, क्लियर होना चाहिए, इनकॉन्ग्रुइटीज जो है नहीं होनी चाहिए कि क्या पावर स्टेट के पास है, क्या पावर सेंटर के पास है। और ये आर्टिकल 282 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है रैशनलाइज करिए। राइट, सो दैट जो स्टैंड अलोन हमने लेजिस्लेशन बना दी है वो क्लटर जो है वो ना करे। इसी के साथ साथ रैशनलाइज कीजिए आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को और सेंट्रल आउटले को, ताकि जो स्टेट्स हैं वो टाइट ग्रांट्स में जो है बंद करना ना रह जाए, इनफैक्ट वो अपने हिसाब से जो है मनी को जो है क्या कर सके, टेलर कर सके। फाइनली बात करता है कि इंटर स्टेट काउंसिल का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जो आपने मई मंथ के करंट अफेयर्स जो है अच्छे से पढ़े हैं, हमने यूट्यूब पे भी बताया था कि इंटर स्टेट काउंसिल का जो है रीजिग हो रहा है। राइट, अब बात करते हैं कि कमिटी ने क्या क्या सजेशंस दिए हैं। देखिए, अगर मैं अपने आंसर में इसको लिखूंगी तो जहां पर मैं ऊपर स्टेप्स बताऊंगी वहीं पर जो है मैं ब्रैकेट में मेंशन कर दूंगी कौन सी कमिटी ने क्या कहा है। यहां पर मैंने इसका एक सेपरेट पैराग्राफ सिर्फ इसीलिए बनाया है सो दैट मैं आपको डिटेल में ये चीज भी यहां पर पढ़ा सकूं। तो देखिए, कमिटी ने क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं शुड बी केप्ट टू द मिनिमम। किसने बोला है? ये सरकारिया कमीशन ने और पुंछी कमीशन ने। इंटर स्टेट काउंसिल की रिकमेंडेशन जो है किसने दी थी? सरकारिया कमीशन ने एंड राजमन्नार कमेटी ने भी। इसी के साथ साथ फर्स्ट ERC 1966 कहती है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है शुड नॉट टेक अपॉन इटसेल्फ द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर लेजिटिमेटली इन द स्टेट का डोमेन। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इंट्रोडक्शन में क्या किया और बॉडी में क्या किया। इंट्रोडक्शन में हमने स्टार्ट किया विद फिस्कल फेडरलिज्म का डेफिनेशन और साथ में थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड हिस्टोरिकली। फिर हमने बताया कि कैसे जो है फिस्कल फेडरलिज्म लेटर और स्पिरिट में जो है यूज नहीं हो पा रहा है, क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर जो है हमने उसका सोल्यूशन बता दिया और कौन सी कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है वो भी जो है हमने बता दिया है। फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। और कंक्लूजन में जो है देखिए, कंक्लूजन हम जितना ओपन एंडेड रखेंगे, जितना पॉजिटिव रखेंगे और डेफिनेटली हर आंसर में कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड रखेंगे ही रखेंगे, तो आपके जो पेपर में मार्क्स हैं वो 20 to 30 मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज होने की कैपेबिलिटी जो है ये पूरा सेक्शन रखता है। सो सी, कंक्लूजन में क्या बोलना है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रीथिंक कि क्या डिजाइन होना चाहिए और स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑफ अ जेन्युइन फिस्कल पार्टनरशिप।
ताकि जो है वो एक रेस ना बन के रह जाए टू गार्नर मोर रिसोर्सेज, बट एक क्रिएटिव अटेम्प्ट हो, एक कोऑपरेटिव अटेम्प्ट हो टू मेक इंडिया अ वाइब्रेंट इंडिया विद अ वाइब्रेंट वैल्यू चेन दैट कैन कैटअपुल्ट, मतलब दैट कैन टेक इंडियाज ग्रोथ रेट क्लोजर टू द क्वेस्ट फॉर डबल डिजिट ग्रोथ, कि ताकि जो है हम इकट्ठे जो है सेंटर स्टेट मिलकर आए और क्या हो, इंडिया जो है लीप फॉरवर्ड करे, डबल डिजिट क्या करे, ग्रोथ करे। तो देखिए जब आप इतनी ब्यूटीफुल कंक्लूजन लिखते हैं तो इट लीव्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेस्ट फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो, और आपकी मार्क्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अब जाने वक्त जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्लीपी क्लासेस पे वी हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेली वीडियो लेक्चर्स देते हैं 6 days a week और काफी वेल रिसर्च्ड होते हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस का सारा एनालिसिस टॉपिक के साथ ही दिया होता है कि आपको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक की जो है डिस्कशन की जाती है, डेली पीडीएफ मिलता है, मंथली कंपाइलेशंस मिलती है और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस भी जो हैं आपको मिलते हैं। इसी के साथ साथ बिफोर आई रीच द सेकेंड स्लाइड, एक इम्पॉर्टेंट जो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है वो ये है कि स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप बनाया जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इवन स्लीपी इज ऑफरिंग दिस। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मेंटरशिप देंगे बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर एबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स इन 2022। तो आपको मेंटरशिप दिया जाएगा बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और पर्सनल 1-on-1 वो मेंटरशिप होगा। 12 टेस्ट जो है वो आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में 300+ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है डिस्कस किए जाएंगे। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जहां पे हम आपके रोज के आंसर्स को जो है रिव्यू करेंगे और 5 क्वेश्चंस जो है उसमें डेली के जो है हम पोस्ट करेंगे। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी हेल्प कर सकता है टू गिव यू 1-on-1 मेंटरशिप। इसी के साथ साथ जनरल स्टडीज मेंस का क्रैश कोर्स भी है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज कंटेंट मिलेगा, स्ट्रक्चर कंटेंट मिलेगा, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक डेडिकेटेड टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट जो है यहाँ पे 300 इंपॉर्टेंट जो है इश्यूज को कवर करेगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस जो पूरा कोर्स है इसका प्राइस है 6000 और जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जहां पे आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल रही है, टेस्ट भी मिल रहे हैं, डेडिकेटेड क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं और सारा कंटेंट तो जो है आपको मिल ही रहा है जो ऊपर मिल रहा है। दिस इज ऑल इंटायर इंक्लूसिव ऑफ 11,000 रुपीज। तो इसीलिए जो है नाउ इट इज अप टू यू, आप क्या लेना चाहते हैं या अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं, आई वुड ओनली विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, डू वेल एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या अगर आप मेरे कहने पर जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है मुझे लिखकर दे देंगे इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड इफ यू वांट टू नो एनीथिंग या अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड मुझे कुछ भी बताना है तो आप प्लीज कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।